Assalamu alaikum and welcome my dear students. This is lecture number 3 of chemistry or we can say lecture number 13 of science, right? हमने अभी तक फिज़िक्स के 10 लेक्चर्स कंप्लीट किए हैं, ठीक है, और ये थर्ड लेक्चर है केमिस्ट्री का। तो अभी तक हमने केमिस्ट्री में क्या पढ़ा? लास्ट लेक्चर में हमने केमिस्ट्री में पढ़ा, हमने मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में जाना। हमने ये बताया, देखिए अब आपको इसमें याद क्या रखना है, ठीक है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें क्या है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में, राइट। यहाँ पे आपको याद रखना है ये है इलेक्ट्रोपॉजिटिव, ये है इलेक्ट्रोनेगेटिव। ये मैंने सारा कुछ आपको एक्सप्लेन किया है कैसे है, ठीक है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव जो होता है वो कैटायन होता है, राइट, या इसको हम बताएंगे कैटायन। मेटल बनाता है कैटायन, राइट। नॉन मेटल होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है, या नॉन मेटल बनाता है एनायन, राइट। यहाँ पे एक्सेप्शन है हाइड्रोजन का, समझ आना इस बात को। हाइड्रोजन है इलेक्ट्रोपॉजिटिव, ये होना चाहिए इलेक्ट्रोनेगेटिव, राइट। ये पीरियोडिक टेबल में कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? लेफ्ट साइड में। ये होते हैं राइट साइड में, ठीक है। ये हमने ऑलरेडी सारी बातें डिस्कस की है और इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हमने ये बताया। सॉलिड फॉर्म होती है किनकी? मेटल्स की। नॉन मेटल्स या तो सॉलिड्स में एग्जिस्ट होंगे या तो एज ए गैस एग्जिस्ट होंगे एट रूम टेम्परेचर पे। रूम टेम्परेचर यहाँ पे कितना है? 25 डिग्री सेल्सियस, राइट। यहाँ पे एक्सेप्शन है, जो मेटल्स होते हैं वो स्ट्रॉन्ग और हार्ड होते हैं, लेकिन जो सोडियम एंड पोटेशियम है इनको सॉफ्ट मेटल्स बोला जाता है। रीज़न ये है क्योंकि दे कैन बी कट बाय नाइफ, राइट। यहाँ पे मर्क्यूरी एंड गैलियम है, ठीक है। ये है होना चाहिए जो मेटल सॉलिड फॉर्म में, लेकिन ये दोनों है रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में, ठीक है। यहाँ पे जो नॉन मेटल्स होता है सॉलिड या गैसेस फॉर्म में, यहाँ पे ब्रोमीन है, इसका एक्सेप्शन। ये है लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, राइट। हमने ये डिस्कस की। मिलेबिलिटी, सबसे ज़्यादा मिलेबल कौन है? गोल्ड। देखिए यहाँ पे मैं और एक बात ऐड करना चाहूँगा कि जो ये गोल्ड है, अगर मैं 1 ग्राम का गोल्ड लूँ ना, 1 ग्राम वज़न गोल्ड लूँ, ठीक है, इससे मैं एक वायर जो बनाऊँगा, ठीक है, इससे जो एक वायर बनती है वो बनती है 2 किलोमीटर्स की वायर। समझ आना इस बात को, ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट है। और यहाँ पे मैं एक कल नहीं बताया था आपको, ठीक है, जो मेटल्स होते हैं वो लस्चरस होते हैं। जब हम इनको लस्चरस और एक प्रॉपर्टी है LUSTUROUS, लस्चरस, ठीक है। लस्चरस क्या होता है? जब हम मेटल्स को कट करते हैं तो इनकी शाइनी अपीयरेंस होती है, लेकिन नॉन मेटल्स और नॉन लस्चरस इनकी शाइनी प्रॉपर्टी नहीं है। यहाँ पे एक्सेप्शन है आयोडीन का, ठीक है। आयोडीन एक ऐसा नॉन मेटल है जो लस्चरस है, ठीक है। बाकी इन जनरल जो नॉन मेटल्स होते हैं वो होते हैं नॉन लस्चरस। आई ना बात समझ में? यहाँ पे मैंने आपको ये भी डिस्कस किया कि जो कार्बन के 2 फॉर्म्स बनते हैं, ठीक है। एक बनता है ग्रेफाइट, दूसरा बनता है डायमंड। इनको बोला जाता है एलोट्रॉप फॉर्म ऑफ कार्बन। ये एलोट्रॉप का मतलब यहाँ पे कार्बन का एक स्ट्रक्चर होता है, यहाँ पे कार्बन का दूसरा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। ग्रेफाइट के केस में जो स्ट्रक्चर बनाता है कार्बन, वो स्ट्रक्चर होता है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। वैसे नॉन मेटल्स होते हैं बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन जो ग्रेफाइट में ये स्ट्रक्चर बनता है वो होता है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जो डायमंड में बनता है वो होता है बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, राइट। नॉन मेटल्स आर यूजुअली बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। समझ आना इस बात को, राइट। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने आपको बताया जो जब हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इलेक्ट्रॉन्स किसी एटम के शेल्स में, ठीक है, पहली शेल को हम देते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, राइट। पहली शेल को इसको देंगे 2 इलेक्ट्रॉन, फिर जो दूसरी शेल होगी उसको हम देंगे 8 इलेक्ट्रॉन्स, फिर जो तीसरी शेल होगी उसको देंगे 18 इलेक्ट्रॉन्स, राइट। ये होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो ये था कल का लेक्चर, राइट। तो अब हम देखते हैं आज हमें क्या पढ़ना है। इस लेक्चर में हमें पढ़ना है, जिसने भी अभी लास्ट लेक्चर्स नहीं देखे, ठीक है, तो पहले आप वो देखें तो फिर आप इस लेक्चर पे आए ताकि आपको ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हो, राइट। तो यहाँ पे आज हमें पढ़नी है केमिकल प्रॉपर्टीज़। देखिए केमिकल प्रॉपर्टीज़ और फिजिकल प्रॉपर्टी में आपको मैं बेसिक डिफरेंस पहले बताता हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ पे अगर पहले हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे, ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करेंगे। अगर ये मेटल है, राइट, ये है कोई, अगर ये मेटल यहाँ पे शीट है, मेटल शीट है, यहाँ पे मेटल शीट है, यहाँ पे मैंने इसको कट किया, ठीक है,
तो यहाँ पे मैं जब मैंने इसको कट किया, इसको मैंने यहाँ पे फिज़िकल डिफॉर्मेशन की, या मैं बताऊँगा इसको मैंने यहाँ पे फिज़िकली कट किया, राइट। यहाँ पे जो एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके साथ मैंने कुछ नहीं किया, वो वैसे ही है जैसे थे, राइट। समझ आना इस बात को। जब भी मैं फिज़िकल प्रॉपर्टी की बात करूँगा उस टाइम पे मैं जो उस चीज़ के एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके साथ मैं कोई इंटरफेरेंस नहीं करता हूँ, तो वो होती है फिज़िकल प्रॉपर्टी। लेकिन केमिकल प्रॉपर्टी में क्या होता है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ में अगर मैं यहाँ पे बोलता हूँ दो चीज़ों ने रिएक्ट किया, केमिकली रिएक्ट किया। केमिकली रिएक्ट करना मतलब है कि जो उनके एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, मैंने उनके साथ इंटरफेयर किया, मतलब वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स के साथ इंटरफेरेंस होती है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स लूज़ होते हैं, कभी गेन होते हैं, ठीक है। तो तब हम बताएंगे केमिकल प्रॉपर्टी। समझ आना इस बात को, ठीक है। ये है बेसिक डिफरेंस, दिस इज़ अ वेरी फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। ये आपको किसी बुक में नहीं मिलेगा, ये आपको नेट पे भी नहीं मिलेगा, ऐसी बात है, ठीक है। मैंने क्या बताया, देखिए, जब मैं फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करता हूँ, या अगर मैं बताऊँ फिजिकल चेंज की बात करता हूँ, ठीक है, उस टाइम पे मैं एटम के इलेक्ट्रॉन्स के साथ डिस्टर्बेंस नहीं करता हूँ, उनके साथ इंटरफेरेंस नहीं होती है। जब केमिकल चेंज या केमिकल प्रॉपर्टी की बात हो रही है, तो उस टाइम पे क्या होता है, जो एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके साथ डिस्टर्बेंस होती है, ठीक है, या एटम के इलेक्ट्रॉन्स ऐड होते हैं या लूज़ करते हैं, ठीक है। यह है बेसिक डिफरेंस। चलिए, आज हमें पढ़ना है कुछ केमिकल जो प्रॉपर्टीज़ है मेटल्स और नॉन मेटल्स की, ठीक है। मैंने आपको बताया हम साइड बाय साइड चलेंगे, इस साइड में पढ़ाएंगे मेटल्स और इस साइड में आपको पढ़ाएंगे नॉन मेटल्स, ठीक है। देखिए, पहले हमें समझनी है रिएक्टिविटी सीरीज़, ठीक है। यह है कुछ मेटल्स की होती है रिएक्टिविटी सीरीज़। इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये है कौन मेटल कितना रिएक्टिव है, कितना कम रिएक्टिव, मतलब ज़्यादा रिएक्टिव मेटल कौन है या कम रिएक्टिव मेटल कौन है, ये हम देखते हैं रिएक्टिविटी सीरीज़ में। हम एक ऐसा रो बनाते एक, ठीक है, मेटल्स का एक ग्रुप में रखते हैं, ऐसे सीरीज़ में रखते हैं, इसको बोला जाता है एक्टिव सीरीज़ भी, ठीक है। ऐसे इनको हमने यहाँ पे रखा, हम यहाँ पे देखते हैं किसकी ज़्यादा रिएक्टिविटी है। देखिए, जो हमने ऊपर टॉप में रखे इनकी सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी हम बताएंगे यहाँ पे, ये के मीन्स पोटेशियम की सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी है, ठीक है। फिर कम है, इससे कम है सोडियम की, फिर इससे कम है कैल्शियम की, फिर मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, ठीक है, यहाँ पे का हाइड्रोजन को छोड़ो, फिर है कॉपर, यहाँ पे मर्क्यूरी, सिल्वर, यहाँ पे है गोल्ड और लास्ट में है प्लेटिनम, राइट। इसका मतलब है डाउन द ग्रुप रिएक्टिविटी डिक्रीजेस। समझ आना इस बात को। देखिए, मैं बोलता हूँ यहाँ पे हाइड्रोजन के ऊपर जो लाई करते हैं इनकी ज़्यादा रिएक्टिविटी है एज़ कम्पेयर टू हाइड्रोजन के नीचे जो लाई करते हैं। समझ में आई बात? तो इसका मतलब है सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल कौन है, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल कौन है, पोटेशियम इज़ द मोस्ट रिएक्टिव मेटल। प्लेटिनम सबसे नीचे लाई करता है, इज़ द लीस्ट रिएक्टिव मेटल, ठीक है। समझ आना इस बात को। तो यहाँ पे ये आ गया यहाँ पे हाँ रिएक्टिव मेटल। तो यहाँ पे मुझे बताना है और एक बात आपको, वो ये है कि हाँ इसको बोला जाता है रिएक्टिविटी सीरीज़ या एक्टिव सीरीज़। समझ आना इस बात को। देखिए यहाँ पे जो पोटेशियम और सोडियम इतने रिएक्टिव होते हैं, ठीक है, अगर हम इनको ऑक्सीजन या एयर के कांटेक्ट में लाएंगे तो ये जल्दी रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन के साथ। इसीलिए हमें इनको स्टोर करना पड़ता है, किसमें, हमें इनको स्टोर करना पड़ता है, जस्ट वेट, हाँ हमें इनको स्टोर करना पड़ता है कैरोसिन में। किनको, पोटेशियम और सोडियम को हम स्टोर करते हैं किसमें, कैरोसिन में। रीज़न ये है क्योंकि ये हाईली रिएक्टिव मेटल्स है, ठीक है। बाकियों को स्टोर नहीं करते हैं, इनको करते हैं क्योंकि ये विगरसली मतलब वेरी फास्ट रिएक्शन करते हैं किसके साथ, एयर के, ऑक्सीजन के साथ। समझ में आई बात? चलिए देखिए यहाँ पे आपको याद रखना है, यहाँ पे आपको याद रखना है, कोई ट्रिक बना लीजिएगा आप, जैसे मैं बनाता था। यहाँ पे पोटेशियम ने यहाँ पे मुझे अभी याद नहीं है, ठीक है, तो फिर भी अगर मुझे याद आई तो मैं आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पे जो मेटल्स है ना, मेटल्स ये है इनकी सिंबल्स, ठीक है, मतलब के है पोटेशियम की सिंबल, Na है सोडियम की सिंबल। ये आपके एग्जाम में आ सकता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग, सोडियम हैज़ द सिंबल, वहाँ पे आएगा Na। देखिए यहाँ पे मैंने उनकी सिंबल्स लिखी है जो आपके एग्ज़ाम में आएंगी, ठीक है। यही आपके टोटल जो मेटल्स हैं,
सॉरी टोटल जो एलिमेंट्स है पीरियोडिक टेबल में वो है 118। ये तो इम्पॉसिबल है आपके लिए कि आप 118 जो सिंबल्स याद रख पाओगे, लेकिन आपको कौन कौन सी सिंबल यहाँ पे याद रखनी है जो मैंने यहाँ पे लिखी है। देखिए पोटेशियम की, सोडियम की, यहाँ पे आपको लिखनी है, याद रखनी है आयरन और लेड की, मर्क्यूरी, सिल्वर और गोल्ड। इन्हीं की क्यों, रीज़न ये है, देखिए अगर मैं बताऊँ कैल्शियम की सिंबल क्या है, दैट इज Ca। मैग्नीशियम की क्या है, Mg, इसका मतलब है CalCium, इसका मतलब है जो पहले लेटर है जो इनकी सिंबल है वो उससे मैच होती है, दैट इज Ca, राइट। अगर मैं एल्युमिनियम की बात करूँ इसका है Al। लेकिन यहाँ पे जो पोटेशियम का, पोटेशियम P से स्टार्ट होता है लेकिन इसका सिंबल P नहीं है, इसका सिंबल है K, ठीक है। तो ये एग्ज़ाम में आएगा। सोडियम आ सकता है एग्ज़ाम में, ठीक है, ये मतलब समझ आना आप, इसकी बहुत ज़्यादा चांसेस है सोडियम के आने की, मतलब अगर इसकी सिंबल आएगी आपको। आयरन की क्या, आयरन की होनी चाहिए थी I, लेकिन इसकी सिंबल I नहीं है, इसकी है Fe। लेड की होनी चाहिए थी Pb, सॉरी लेड की होनी चाहिए थी L, लेकिन है इसकी Pb, याद रखना इस बात को। और यहाँ पे मैं मर्क्यूरी की सिंबल होनी चाहिए थी M, है Hg। वैसे ही सिल्वर की है Ag, गोल्ड की है Au। इनकी आपको याद रखनी, इनकी सिंबल्स आ सकती है एग्ज़ाम में, ठीक है, बाकियों की आपको याद नहीं रखनी है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए आगे बढ़ते, अब हम देखते हैं जो ये मेटल्स हैं, बहुत सारे मेटल्स हैं, लेकिन हमने इन्हीं की बात क्यों की, ठीक है, हमने इन्हीं की बात क्यों की, इन्हीं की बात क्योंकि ये डेली लाइफ में, मतलब इनका डेली लाइफ में बहुत ही अहम रोल है, ठीक है, इसीलिए हम इन्हीं के बारे में पढ़ते हैं। वरना जो 75% आउट ऑफ 118 एलिमेंट्स, ठीक है, 75% में मेटल्स है, ठीक है, 75% है, मतलब अगर हम इसका देखेंगे 75% तो वो आता है लगभग अबो 80 एलिमेंट्स है जो मेटल्स है, ठीक है। लेकिन हम इन्हीं की स्टडी इसलिए करते हैं क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनका रोल है डे टू डे लाइफ में, राइट। देखिए जब मेटल रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ, मेटल ने किसके साथ रिएक्ट किया, ऑक्सीजन, इसने बनाया मेटल ऑक्साइड, राइट। देखिए यहाँ पे है कॉपर ने रिएक्ट किया ऑक्सीजन के साथ, इसने बनाया कॉपर ऑक्साइड। वैसे ही एल्युमिनियम रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ, क्या बनाएगा, एल्युमिनियम ऑक्साइड। वैसे ही ये मैं मेटल्स की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट बात, आप मैक्सिमम जो स्टूडेंट्स है वो कंफ्यूज होते हैं रिएक्शन से, सर ये आपने क्या बनाया। देखिए यहाँ पे कॉपर प्लस ऑक्सीजन, ये प्लस में मैंने बीच का साइन लगाया, ठीक है, इसका मतलब है इन दोनों ने रिएक्ट किया। तो इसने ये एरो मुझे शो करती है, इसने क्या दिया, इसने प्रोडक्ट क्या दिया, इसने दिया कॉपर ऑक्साइड, राइट। यहाँ पे आप एक बात याद रखिएगा, ये 2 कहाँ पे है, ये 1 कहाँ पे है, या ये यहाँ पे Al2O3 है, 3, इन 3 2s पे आप मत जाइएगा। तो आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है, मेटल यहाँ पे रिएक्ट किया ऑक्सीजन के साथ, दिया मेटल ऑक्साइड, इतना काफ़ी है, ठीक है। यहाँ पे 2-3 नंबर्स पे आप मत जाइएगा, ठीक है, ये आपके लिए नहीं है, ये आपके एग्ज़ाम के लिए नहीं है, ठीक है। देखिए यहाँ पे मैंने यही रिएक्शन क्यों लिखी, इसलिए लिखी क्योंकि जो कॉपर का मेटल हम इसको डे टू डे लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, ठीक है। ये आता है ऑक्सीजन के कॉन्टैक्ट में, कौन, कॉपर आता है ऑक्सीजन के कॉन्टैक्ट में, ये बनाता है कॉपर ऑक्साइड, ठीक है, कॉपर ऑक्साइड। देखिए इसका जो कलर है ना, कॉपर ऑक्साइड का कलर, जो वो कोटिंग बनती है ना कॉपर के ऊपर, ठीक है, जो कॉपर यूटेंसिल्स हम यूज़ करते हैं, राइट, तो उसका कलर है ब्लैक इन कलर। ये आपके एनसीईआरटी में भी दिया है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात आपको यहाँ पे याद रखनी है, ये ब्लैक इन कलर, ठीक है। किसका कलर है, ये कॉपर का कलर नहीं है, ये ऑक्सीजन का कलर नहीं है। जब कॉपर और ऑक्सीजन मिल के बनाता है कॉपर ऑक्साइड, ठीक है, फिर वो कॉपर प्लेट पे या कॉपर मेटल पे जो ऊपर वो कोटिंग आती है वो होती है कॉपर ऑक्साइड की। समझ में आई बात। देखिए ये है पूरा कॉपर, राइट, अंदर भी है कॉपर के एटम्स, लेकिन सरफेस पे भी है कॉपर के एटम्स। पहले कौन कांटेक्ट में आ जाएंगे, जो सरफेस के कॉपर एटम्स होंगे वही आ जाएंगे ऑक्सीजन के कांटेक्ट में, पहले वही ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो वो बनाएंगे एक कोटिंग। अंदर जो बाकी कॉपर के एटम्स है वो प्रोटेक्ट रहेंगे, ठीक है, समझ आना इस बात को। तो यहाँ पे कलर है ब्लैक इन कलर। देखिए यहाँ पे और एक इम्पॉर्टेंट बात ये है, समझ आना इस बात को, जब मेटल मिला ऑक्सीजन के साथ यहाँ पे बनाया मेटल ऑक्साइड। देखिए जो इस मेटल ऑक्साइड का नेचर होता है वो होता है बेसिक नेचर। सर ये बेसिक नेचर क्या है, देखिए एक होता है एसिड, जैसे हम देखते हैं ना सॉलिड का अपोजिट क्या, या हम बताते हैं लिक्विड, या हार्ड का अपोजिट क्या हम बोलते हैं सॉफ्ट, राइट। तो वैसे ही
एक होता है जो एसिडिक होता है, एसिडिक मीन जो सोअर इन टेस्ट, ठीक है। उसका अपोजिट जो होता है वो होता है बेसिक, ठीक है। एक होता है एसिडिक, दूसरा होता है बेसिक, समझ आना। देखिए जब हमारे स्टोमक में एसिडिटी बढ़ जाती है तो डॉक्टर हमें देता है जो वो सिरप देता है, वो क्या होता है, वो एक्चुअली होता है बेस, क्योंकि यहाँ पे वहाँ पे स्टोमक में एसिड को कौन न्यूट्रलाइज करेगा, वो करेगा बेस, समझ आना। एसिड का अपोजिट बेस, ठीक है। एक्चुअली अगर मैं जाऊँगा यहाँ पे एसिड देता है H पॉजिटिव आयन्स, बेस देता है OH नेगेटिव आयन्स, ये आपके लिए नहीं है, ठीक है। यहाँ पे हायर जाएगा अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूँ एसिड किसको बोलते हैं, बेस किसको बोलते हैं, ठीक है। विच इज़ सोअर इन टेस्ट, वो होता है एसिड, इसका अपोजिट है बेस, राइट। तो यहाँ पे जो मेटल ऑक्साइड का नेचर है वो है बेसिक इन नेचर। तो अब हमें कैसे पता चलेगा, जब मेटल और ऑक्सीजन मिला इसने बनाया मेटल ऑक्साइड, इसका नेचर है बेसिक। इसके लिए कुछ टेस्ट्स किए जाते हैं, ठीक है। उसको बोला जाता है लिटमस टेस्ट, ठीक है। ये एक पेपर होता है, ऐसे इतना बड़ा पेपर होता है, ठीक है, छोटा जितनी एक फिंगर का साइज़ होता है, ठीक है। इसका कलर होता है रेड, राइट। इसका कलर होता है रेड या ब्लू भी होगा, हम रेड कलर लाते हैं। इस कलर, ये जो लिटमस, ये है लिटमस पेपर, इसको बोला जाता है लिटमस पेपर। इसका कलर होता है रेड। जब हम इसको डिप करते हैं मेटल ऑक्साइड में तो इसका कलर चेंज होता है, किस में चेंज होता है, ब्लू में। समझ में आई बात। तो हम बोलते हैं मेटल ऑक्साइड टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू, ठीक है, समझ आना इस बात को। तो ये हमें टेस्ट, इससे हमें पता चलता है कि जो ये सबस्टेंस है, जो हमें प्रोडक्ट मिला मेटल ऑक्साइड का, इसका नेचर एसिडिक है या बेसिक है, ठीक है। तो इसका नेचर क्या है, बेसिक। कैसे हमें पता चला, क्योंकि जो इसका कलर था रेड वो चेंज हुआ ब्लू कलर में। आई ना बात समझ में, वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए अब हम जाते हैं नॉन मेटल पे। नॉन मेटल जब ऑक्सीजन के साथ मिलता है तो क्या बनाएगा, नॉन मेटल ऑक्साइड। मेटल ने बनाया मेटल ऑक्साइड, नॉन मेटल बनाएगा नॉन मेटल ऑक्साइड। लेकिन अगर यहाँ पे मेटल के केस में ये बेसिक नेचर था इसका, इस मेटल ऑक्साइड में इसका नेचर था बेसिक, तो यहाँ पे क्या होगा, एसिडिक। समझ आना, यहाँ पे एसिडिक के साथ साथ न्यूट्रल ऑक्साइड भी बनते हैं, ठीक है। देखिए कहने का मतलब क्या है, इन केस ऑफ मेटल्स जो मेटल ऑक्साइड बनी उसका नेचर कैसा था, बेसिक। लेकिन इन केस ऑफ नॉन मेटल्स, जब नॉन मेटल यहाँ पे किसके साथ रिएक्ट कर गया, ऑक्सीजन के साथ, तो वहाँ बन गया नॉन मेटल ऑक्साइड। लेकिन इसका नेचर कैसा है, इसका नेचर है एसिडिक या बनाएगा न्यूट्रल। समझ आना इस बात को, यहाँ पे एसिडिक भी बनाता है या कभी बनाता है न्यूट्रल भी, ठीक है। ये डिपेंड करता है डिफरेंट नॉन मेटल्स पे, ठीक है। तो अब हम कैसे टेस्ट करेंगे एसिडिक है, कैसे टेस्ट करेंगे एसिडिक है। यहाँ पे हम टेस्ट करते हैं, यहाँ पे हम लाते हैं सेम लिटमस टेस्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लाते हैं ब्लू पेपर, पहले हमने लाया था रेड। तो यहाँ पे जो ब्लू कलर जब हम डिप करते हैं नॉन मेटल ऑक्साइड में तो उसका कलर चेंज होता है ब्लू से रेड। तो एसिडिटी में इसका कलर चेंज होता है ब्लू टू रेड। तो हमें फिर पता चलता है कि जो ये मेटल ऑक्साइड हमें मिला वो है एसिडिक ऑक्साइड। अब है न्यूट्रल। सर न्यूट्रल को कैसे टेस्ट करेंगे, न्यूट्रल में कलर चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो हमें पता चलता है ये न्यूट्रल है। समझ में आई बात, वेरी इंपॉर्टेंट। न्यूट्रल होता है जो नहीं एसिडिक होगा नहीं बेसिक होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो, चलिए ठीक है, यहाँ पे मेटल प्लस वाटर, देखिए मेटल को मैंने वाटर के साथ रिएक्ट कराया तो क्या मिला, मेटल ऑक्साइड। ऑक्सीजन के साथ भी मिला था मेटल ऑक्साइड। लेकिन यहाँ पे और एक इम्पॉर्टेंट बात ये है, मतलब एडिशनल बात ये है, ऊपर जब सिंपल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराया था यहाँ पे मेटल ऑक्साइड बनी थी, यहाँ पे जब वाटर के साथ यहाँ पे मेटल ऑक्साइड भी बना और प्लस हाइड्रोजन गैस भी बना, ठीक है। देखिए हाइड्रोजन गैस है ना, मतलब ये है इनविजिबल, ठीक है, मतलब इसका कोई कलर नहीं है, इस गैस का कोई कलर नहीं है। हमें फिर कैसे पता चलता है कि वहाँ पे हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो रहा है या प्रोड्यूस हो रहा है, क्योंकि हम जो ये हाइड्रोजन गैस है वहाँ पे ये कैच करता है फायर को। इससे हमें पता चलता है यहाँ से कोई गैस आ रहा है, वो गैस होता है हाइड्रोजन गैस। समझ में आई बात। यहाँ पे सिंपल देखिए, समझ आना इस बात को, मेटल ऑक्साइड, हाँ ये मेटल ऑक्साइड अगर हम फिर से इसको रिएक्ट कराएंगे ना वाटर के साथ, पहले भी वाटर के साथ मेटल को रिएक्ट कराया, हमें क्या मिला, हमें मिला मेटल ऑक्साइड। अगर हम मेटल ऑक्साइड को रिएक्ट कराएंगे वाटर के साथ तो क्या मिलेगा, मेटल हाइड्रोक्साइड। समझ आना इस बात को, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। समझ में आई बात। देखिए अब है यहाँ पे
यहाँ पे मेटल हाइड्रोक्साइड है, ये मेटल हाइड्रोक्साइड, ठीक है। अगर मैं इसकी फॉर्मूला लिखूँ, दैट इज़ मेटल OH या NaOH। Na मीन्स सोडियम, सोडियम है मेटल, और यहाँ पे है OH। यहाँ पे आपको ये OH, MOH, NaOH याद नहीं रखना है, सिर्फ आपको ये याद रखना है मेटल हाइड्रोक्साइड बनता है, इतना आपके लिए काफ़ी है, ठीक है। देखिए फिर से हम जाते हैं रिएक्टिविटी सीरीज़ पे, और अगर हम यहाँ पे अगर हम देखेंगे नॉन मेटल प्लस वाटर, नॉन मेटल प्लस वाटर, नो रिएक्शन, यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं है, तो यहाँ पे कोई हाइड्रोजन गैस लिबरेट नहीं होगा। तो समझ आना, देखिए अगर आपके क्वेश्चन में आएगा विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्ट्स विद वाटर एंड डज नॉट गिव हाइड्रोजन गैस, तो वहाँ पे आपको ऑप्शंस में चूज़ करना कौन सा नॉन मेटल है, ठीक है। मेटल के केस में हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो जाएगा, लेकिन नॉन मेटल, देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, सुनिए। यहाँ पे मेटल के साथ क्या मिला, वाटर, यहाँ पे क्या बना, मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस लिबरेट हुआ। लेकिन जब मैं यहाँ पे कहाँ गया ये, नॉन मेटल प्लस वाटर, यहाँ पे रिएक्शन ही नहीं हुई, तो यहाँ पे नो रिएक्शन नहीं मत हुई रिएक्शन बिटवीन नॉन मेटल एंड वाटर, तो यहाँ पे कोई हाइड्रोजन गैस लिबरेट नहीं हुआ। तो आई ना बात समझ में। अगर आपके ऑप्शंस में होगा किस रिएक्शन में हाइड्रोजन गैस लिबरेट नहीं होगा, आपको रिएक्शन नहीं देखनी है, आपने सिर्फ ये देखना है कि कहाँ पे नॉन मेटल है, कहाँ पे मेटल है। आई बात समझ में, इंपॉर्टेंट है ये। चलिए देखिए, यहाँ पे रिएक्टिविटी सीरीज सबसे ज़्यादा रिएक्ट कौन करेगा, मतलब चाहे ऑक्सीजन के साथ, चाहे वाटर के साथ, चाहे मेटल के साथ, चाहे किसी और के साथ, जो ऊपर वाले होंगे पहले सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा पोटेशियम फॉलोड बाय सोडियम फॉलोड बाय कैल्शियम मैग्नीशियम, ऐसे ऐसे नीचे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा आप, जब यहाँ पे मेटल को हम, यही मेटल जो मैंने सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम जो मैंने दिखाए, सबसे ज़्यादा विगरसली रिएक्ट कौन करेगा, देखिए सोडियम और पोटेशियम ऊपर लाई करते हैं रिएक्टिविटी एक्टिव सीरीज में। तो यहाँ पे ये इट रिएक्ट्स विगरसली विद वाटर। यहाँ पे रीज़न ये है क्योंकि ये रिएक्टिविटी एक्टिव सीरीज में एबो लाई करते हैं, समझ आना इस बात को, ये सबसे ऊपर लाई करते हैं। कहाँ गए हम, देखिए ये है, ये सबसे ऊपर लाई करते हैं, ठीक है, क्योंकि ये हाईली रिएक्टिव है। फिर बोला जाता है, फिर ये मतलब देखते हैं, फिर उसके बाद नीचे कैल्शियम है, ये टू सम एक्सटेंट ये भी रिएक्ट करता है वर्ल्ड, लेकिन उतना नहीं जितना ये करता है, क्योंकि रिएक्टिविटी डिक्रीज़ हो रही है। और अगर मैग्नीशियम की बात करेंगे, यहाँ पे मैग्नीशियम वाटर के साथ रिएक्ट नहीं होता है, मतलब हॉट वाटर कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं होता है। अगर ये रिएक्शन करेगा भी तो ये करेगा हॉट वाटर के साथ। तो फिर जो इससे नीचे आते हैं वो नहीं हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, नहीं कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं। आपको सिर्फ यहाँ पे एक याद नहीं रखना है। देखिए आपको यहाँ पे रिएक्टिविटी सीरीज वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से हमें पता चलता है कि कौन रिएक्ट करेगा कौन नहीं करेगा। अगर आपको आएगा ना एग्जाम में, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक और आयरन, इन चारों में से कौन वाटर के साथ रिएक्ट करेगा। आप बताओगे सर इतना टफ क्वेश्चन आया, आप ये नहीं समझोगे कि जो रिएक्टिविटी सीरीज है यहाँ पे ऊपर लाई कौन करता है, मैग्नीशियम, तो यहाँ पे मैग्नीशियम ही रिएक्ट करेगा। आई ना बात समझ में। अगर ये चार ऑप्शंस होंगे तो आप ना मतलब लॉजिकली सोचेंगे वहाँ पे एग्जाम में, अगर आप इस लेक्चर को अंडरस्टैंड करके जाओगे एग्जाम देने, राइट। तो ये है सबसे इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे सारा कुछ, और यहाँ पे आपको याद रखना है कैल्शियम टू सर्टेन एक्सटेंट रिएक्ट्स विद वाटर, लेकिन यहाँ पे कैल्शियम फ्लोट करता है, ठीक है, और मैग्नीशियम भी यहाँ पे फ्लोट करता है, ठीक है, समझ आना इस बात को। कैल्शियम और मैग्नीशियम फ्लोट करते हैं जब वो वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, मतलब ये कम्प्लीटली रिएक्ट नहीं करते हैं, ठीक है। फ्लोटिंग मेटल्स इनको बोला जाता है, फ्लोटिंग मेटल्स, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे नॉन मेटल प्लस वाटर, नो रिएक्शन, यहाँ पे भी कोई रिएक्शन नहीं है, ठीक है। तो यहाँ तक तो सारा क्लियर है। तो अब हमें यहाँ पे पढ़ना है क्या, अब हमें यहाँ पे पढ़ना है सबसे ये मेटल्स रिएक्ट विद, पहले मैं आपको पढ़ाऊंगा ये मैग्नीशियम गिव्स डैजलिंग साउंड ऑन बर्निंग। विच वन ऑफ द फॉलोइंग गिव्स डैजलिंग साउंड। डैजलिंग साउंड मीन्स जब हम विंचेस जलाते हैं ना, वो फेस्टिवल्स पे, ईद या दिवाली पे वो विंचेस जलते हैं, वो चरगारी, ठीक है, वहाँ पे वो ऐसे होता है ना वो साउंड, तो वो क्या है, वो है डैजलिंग साउंड, राइट। डैजलिंग साउंड देता है कौन, मैग्नीशियम, ठीक है। तो जो मैग्नीशियम, जब हम मैग्नीशियम रिबन को, ठीक है, मैग्नीशियम रिबन कहाँ पे यूज़ होता है, ये फोटोग्राफी में यूज़ होता है, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा वाइट लाइट देता है, ठीक है। फोटोग्राफी जब वो
शूटिंग वोटिंग के टाइम पे उसको जलाया जाता है ताकि वाइट लाइट हमें ज़्यादा मिले, ठीक है। तो उस टाइम पे हम मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते हैं, लेकिन जब हम इसको बर्न करते हैं पहले हम इसको क्लीन करते हैं, ठीक है। सैंड पेपर से इसको रब किया जाता है, ऊपर से वो रबिंग करते हैं। रीज़न ये है, हम रबिंग से क्या करते हैं, हम वो रब आउट क्या करते हैं वहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट CmgCO3 राइट। यहाँ पे ये याद मत रखिएगा, जो यहाँ पे जो इसके ऊपर ये एक मटेरियल होता है किसके, मैग्नीशियम रिबन के ऊपर, ठीक है। तो वो क्या होता है, ये तभी बर्न करेगा जब हम इस मैग्नीशियम रिबन पे ये मटेरियल को रब आउट करेंगे, राइट। तो वो मटेरियल वहाँ पे क्या होता है इसके ऊपर, ठीक है, वो इम्प्योरिटी क्या होती है, दैट इज़ मैग्नीशियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम ऑक्साइड नहीं। एग्ज़ाम में होगा, एग्ज़ाम में आपको ऐसे क्वेश्चन आएगा कि हम इसको बर्न करने से पहले रबिंग क्यों करते हैं बाय सैंड पेपर, ये इसलिए ताकि जो उस पर होती है मैग्नीशियम कार्बोनेट उसको रब अवे करते हैं, राइट। इतना काफ़ी है, ठीक है। यहाँ पे डैजलिंग साउंड याद रखना, वो कौन करता है जब हम इसको जलाते हैं, मैग्नीशियम। यहाँ तक तो सारा क्लियर है। तो अब है यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट ये मेटल्स रिएक्ट विद नॉन मेटल्स। ये क्यों रिएक्ट करते हैं, देखिए, एक है मेटल, दूसरा है नॉन मेटल, ये आपस में रिएक्ट करते हैं। तो क्यों करते हैं, मैंने यहाँ पे लिखा है टू स्टेबलाइज दियर आउटर मोस्ट शेल टू कंप्लीट ऑक्टेट, या हम बताएंगे टू कंप्लीट ऑक्टेट और डुप्लेट, ठीक है। देखिए, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में पढ़ाया, मैंने आपको बताया, देखिए ये है एटम, राइट, ये है दूसरा एटम, इसको मैं मानता हूँ नॉन मेटल एटम। मैंने आपको ये समझा है कि वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या होता है, मेटल एटम और नॉन मेटल एटम लास्ट लेक्चर में, राइट। तो ये है मेटल एटम, राइट। इसके बीच में न्यूक्लियस है, हमें पता है न्यूक्लियस में होते हैं प्रोटॉन्स है न्यूट्रॉन्स। यहाँ पे हम प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स को मेंशन नहीं करेंगे, क्योंकि जब भी हम केमिस्ट्री पढ़ते हैं हम ज़्यादा डील किसके साथ करते हैं, इलेक्ट्रॉन के साथ। मैंने आपको बताया ये, ठीक है। बाहर शेल्स में क्या होते हैं, बाहर शेल्स में होते हैं इलेक्ट्रॉन। चलो मान लिया यहाँ पे 2 शेल्स है, राइट, यहाँ पे भी है 2 शेल्स, ठीक है, यहाँ पे भी है 2 शेल्स। ये बड़ी शेल बन गई, एक सेकेंड, हाँ देखिए, अभी मैं मानता हूँ यहाँ पे ये है सोडियम, राइट। सोडियम मीन्स यहाँ पे ये है सोडियम, राइट। इसको मैं, देखिए ये है सोडियम और ये है यहाँ पे क्लोरीन। सोडियम क्या है, मेटल, क्लोरीन क्या है, नॉन मेटल। समझ आना इस बात को, सोडियम मेटल, क्लोरीन नॉन मेटल, ये आपस में इनको रिएक्ट कराना है। या ये क्यों रिएक्ट करते हैं, खुद हम नहीं कराएंगे, ये खुद ब खुद रिएक्ट क्यों करते हैं, मेटल नॉन मेटल के साथ रिएक्ट क्यों करते हैं। देखिए ये मैं आपको समझाता हूँ। जिन्होंने लास्ट लेक्चर्स देखे हैं तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इस लेक्चर को समझने में, राइट। देखिए, मैं मानता हूँ, अगर मैं सोडियम की बात करूँ, सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11, मीन्स इसके पास है 11 इलेक्ट्रॉन्स। तो जब मैं डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ इलेक्ट्रॉन्स को, मैं देता हूँ पहले शेल को कितने इलेक्ट्रॉन्स, पहले शेल को हम कितने इलेक्ट्रॉन्स देंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स। रीज़न, क्योंकि ये हमें रूल बोलता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब हम पढ़ते तो उस टाइम पे मैंने आपको बताया पहली शेल को दिया जाता है 2 इलेक्ट्रॉन्स और लास्ट शेल को कितने इलेक्ट्रॉन्स दी जाती है, 8 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, राइट। और यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे मुझे बनानी थी एक्चुअली 3 शेल्स, ठीक है, यहाँ पे मुझे बनानी थी 3 शेल्स, यहाँ पे 3 शेल्स है, ठीक है। देखिए, इसके पास टोटल क्या इसको बोलते हैं, यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रॉन्स है 11। सोडियम के केस में टोटल इलेक्ट्रॉन्स है 11। पहले शेल में कितने, 2, दूसरी शेल में 8। ये मुझे बताता है रूल, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम जब पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये आगे रिपीट भी होगा, ठीक है, तो टेंशन नहीं लेना, वहाँ पे हमें पढ़ने होते KLMN शेल्स, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल आ गए 10 इलेक्ट्रॉन्स और जो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन बचा इसको हम देंगे यहाँ पे, ये मैं डिफरेंट कलर से यहाँ पे शो करता हूँ। देखिए, समझ आना इस बात को, यहाँ पे मैंने रखा आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, पहली शेल में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 1 इलेक्ट्रॉन। होने चाहिए थे तीसरे में 18 इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन मेरे पास एक ही बचा, अब वो मैंने दिया लास्ट वाले को, ठीक है। देखिए, अब है यहाँ पे क्लोरीन की बात, यहाँ पे मुझे और एक शेल बढ़ानी है क्लोरीन के केस में, समझ आना ये सबसे इंपॉर्टेंट है। देखिए, क्लोरीन के पास है 17 इलेक्ट्रॉन्स। सर आपने बताया था सिर्फ सोडियम तक याद रखो, यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ मेटल नॉन मेटल के साथ क्यों रिएक्ट करता है। इससे आपको बहुत सारे क्वेश्चंस क्लियर होंगे, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स MCQs क्लियर होंगे, राइट। देखिए, यहाँ पे चलिए यहाँ पे पहली शेल को 2 जैसे वहाँ पे दिए, ठीक है, दूसरी शेल को 8 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 5 6 7
8, राइट। तीसरी शेल को कितने होते हैं, होने चाहिए थे वहाँ पे 18 इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन जब मैंने पहले को दिया 2, फिर कितने बचे 15, राइट। दूसरे को कितने दिए 8 इलेक्ट्रॉन्स, तो फिर कितने बचे मेरे पास, बचे अब 7, राइट। तो चलिए 1 2 3 4 5 6 7, समझ आना इस बात को। क्या होता है यहाँ पे लास्ट सेल में, यहाँ पे कितने, सोडियम के केस में लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स, 1 इलेक्ट्रॉन, होने चाहिए थे वहाँ पे 18। समझ में आई बात। देखिए ये सोडियम क्या करता है, मैंने आपको बताया मेटल्स और इलेक्ट्रोपॉजिटिव, ये इलेक्ट्रॉन को लूज़ करते हैं। कौन, ये जो मेटल्स है ये इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करते हैं। इसने इस इलेक्ट्रॉन को लूज़ किया, इसने इस इलेक्ट्रॉन को लूज़ किया, देखिए इसने इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे लूज़ किया। ये किसने पकड़ा, ये इलेक्ट्रॉन, ये पकड़ा यहाँ पे ये पकड़ा यहाँ पे क्लोरीन ने, राइट, क्लोरीन ने। क्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए लास्ट सेल में, 8 इलेक्ट्रॉन्स, राइट। इसका मतलब है क्लोरीन की जो शेल ये स्टेबलाइज यहाँ पे हो रही है। देखिए यहाँ पे आप सोचते सर हम इसी को क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन्स क्यों नहीं देंगे। देखिए यहाँ पे क्लोरीन को चाहिए कम ही इलेक्ट्रॉन्स अपनी लास्ट सेल को स्टेबलाइज करने के लिए। अगर हम सोडियम की बात करेंगे, सोडियम को चाहिए बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स, इसको यहाँ पे 17 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, राइट। यहाँ हम पहले मानते हैं जो लास्ट सेल में है ना, लास्ट सेल को यहाँ पे चाहिए 18 इलेक्ट्रॉन्स, राइट। देखिए अब ये क्या करता है, अब ये इसको इलेक्ट्रॉन देता है, ठीक है, यहाँ पे ये बनता है, यहाँ पे इसके पास आता है पॉजिटिव चार्ज, इसके पास आता है नेगेटिव चार्ज। ये इसको इलेक्ट्रॉन क्यों देता है, ताकि इसकी जो आउटर मोस्ट शेल है ना ये कंप्लीट हो जाए। लेकिन इसके पास तो एक ही थे, इसको तो 17 की डिफिशिएंसी थी, यहाँ पे 17 इलेक्ट्रॉन्स की डिफिशिएंसी। एक्चुअली उन 17 को लाने में बहुत एनर्जी लगेगी, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे लूज़ करता है, ठीक है, ये इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे लूज़ करता है। ऑक्टेट रूल हमें बोलता है आउटर मोस्ट शेल में होनी चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन्स। कितने, देखिए यहाँ पे थर्ड शेल में होने चाहिए 18 इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन ऑक्टेट रूल मुझे क्या बोलता है, ऑक्टेट रूल मुझे बोलता है पहले 8 इलेक्ट्रॉन्स तो लाओ, तब भी मैं बताऊंगा टू सम एक्सटेंट स्टेबिलिटी है आपके पास, होने चाहिए 18, लेकिन ऑक्टेट रूल बोलता है ठीक है 18 होने चाहिए, लेकिन पहले मुझे 8 इलेक्ट्रॉन्स ला के दे दो, ठीक है। देखिए अगर हम यहाँ पे गिनेंगे ना लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका मतलब है यहाँ पे क्लोरीन स्टेबल हो गया, राइट। क्यों हो गया, क्योंकि जब इसको सोडियम ने यहाँ पे दिया क्या, इलेक्ट्रॉन। ऑक्टेट रूल मुझे बोलता है आउटर मोस्ट शेल में होने चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन्स। आप बताओगे ना सर आपने बताया था आउटर मोस्ट शेल में, यहाँ पे तीसरी शेल में होने चाहिए 18 इलेक्ट्रॉन्स। ऑक्टेट रूल बोलता है चलो ठीक है टू सम एक्सटेंट, ये टू सम एक्सटेंट नहीं, मतलब अगर 18 इलेक्ट्रॉन्स स्टेबल करने के लिए चाहिए पहले होने चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन्स, फिर हम ढूंढेंगे बाकी 10। लेकिन यहाँ पे इसके पास आ गए ना पहले 8 इलेक्ट्रॉन्स, राइट। तो यहाँ पे सोडियम ने इसीलिए लूज़ किया। तो अब आप बताओ, ये भी मतलब क्वेश्चन आएगा ना दिमाग में कि सर सोडियम को चाहिए था कि यहाँ पे ये गेन करे 7 इलेक्ट्रॉन्स, राइट। 7 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने में बहुत ज़्यादा एनर्जी लगेगी, ठीक है, उतना मेरे पास अवेलेबल नहीं होती है। आई ना बात समझ में, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे प्लस चार्ज आ गया और यहाँ पे माइनस चार्ज आ गया, ठीक है। यहाँ पे प्लस और माइनस के बिटवीन एक अट्रैक्शन होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट करता है। तो यहाँ पे जो बॉन्ड बना इसको हम बताते हैं आयनिक बॉन्ड, ठीक है। इस बॉन्ड को बोला जाता है आयनिक बॉन्ड। तो इसीलिए मेटल्स जब नॉन मेटल्स के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो वहाँ पे एक बॉन्ड बनाते हैं आयनिक बॉन्ड। तो उस आयनिक बॉन्ड में क्या होता है, एक होता है एक साइड में पॉजिटिव चार्ज, किस साइड में पॉजिटिव चार्ज, मेटल साइड में पॉजिटिव चार्ज और नॉन मेटल के साइड में नेगेटिव चार्ज। यहाँ पे आपको बात आई समझ में, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए टू स्टेबलाइज दियर आउटर मोस्ट शेल्स, मैंने आपको बताया जो दूसरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, तीसरी शेल में 18 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, लेकिन ऑक्टेट रूल मुझे बोलता है आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, ठीक है। तो फिर हम देखेंगे 18 या कितने आने हैं, पहले होने चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन इन केस ऑफ हाइड्रोजन वहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, ठीक है। रीज़न ये है क्योंकि जो अगर हम हाइड्रोजन की बात करेंगे, हाइड्रोजन के पास से एक ही इलेक्ट्रॉन, राइट, इसका मतलब है इसके पास एक ही शेल है, पहली ही शेल है हाइड्रोजन के पास, ठीक है। तो हाइड्रोजन को स्टेबल होना है तो इसको
पहली शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए? 2। तो इसीलिए हाइड्रोजन के केस में मुझे 2 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए आउटर मोस्ट शेल में। हाइड्रोजन की पहली ही शेल है आउटर मोस्ट शेल। आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर। जिसने भी लास्ट लेक्चर्स नहीं देखे पहले वो देखे, तभी आपको इस लेक्चर की अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी प्रॉपरली, राइट। थैंक यू गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, राइट।